ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। हम लोगों ने सिलेबस का दो मेजर पार्ट कंप्लीट किए हैं। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होता है और साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस क्या होती है, ये दोनों चीजें डिस्कस की हमने, है ना। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब टाइप्स ऑफ, इसमें कॉमा और हाइफन और इनमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो जो सिलेबस के अंदर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, इसके अंदर तीन तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंटल और तीसरा होता है कोरिलेशनल। तो एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल साइकोलॉजिकल रिसर्च के ही पार्ट है जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया हुआ है पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार टाइप्स ऑफ रिसर्च या साइकोलॉजिकल रिसर्च आता है और आपको तीनों टाइप लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है नेचर, टाइप एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन इस साल के पेपर में आया है, जो थर्ड ईयर, इस साल के थर्ड ईयर वालों ने दिया था, उसमें कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स का क्वेश्चन आया है और बहुत डिटेल में आया है, केवल कंट्रोल ऑफ वेरिएबल आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, पर वो डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारा अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पर जब हम वेरिएबल्स में आते हैं तो वेरिएबल्स ईजी होते जाते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। कंट्रोल करने के तीन तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो नेक्स्ट या दो एक क्लासेस के बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च पढ़ते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक स्पेसिफिक बुक है जिसके अंदर चैप्टर बहुत बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है उन्होंने। मैं बुक जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर डाल दूंगा, या चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर यदि मिल जाएगा मुझे तो केवल चैप्टर डाल दूंगा, वो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा और उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? यस सर। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के पहले हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें 3 लोगों ने सबमिट किया है अभी तक, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने पूछे थे, है ना। तो मैं अभी इवेल्युएट तो नहीं किया, मैंने सुपरफिशियली ही देखा है। लगभग सभी लोगों के अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं या कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया में, जो साइंटिफिक स्टेटस में पूरी तरीके से सही नहीं उतरते हैं कुछ लोगों के। पर ओवरऑल आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस, ठीक है, समस्या और परिकल्पना, ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी आपको लगभग, क्योंकि लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से डेवलप नहीं होती है। आप जितना सुनोगे उतना बोलोगे, वैसे ही जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप लिखोगे। तो आगे हम जो टास्क लेंगे उसके अंदर हम ढूंढने का टास्क भी लेंगे, पढ़ने का टास्क भी लेंगे, ठीक है, कि उसमें से आपको निकाल के बताना है कि परिकल्पनाएं, इस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है तो उसकी परिकल्पनाएं क्या हैं, ठीक है, उसने क्या बनाई है या उसकी प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने किस तरीके से लिखा हुआ है। हम एक्चुअल रिसर्च जो पब्लिश हो चुकी है आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, अभी सारी चीज़ें आसमान में चलती हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम उसको समझने की, क्योंकि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं और आप बीए पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, फाइनल ईयर यदि आप एमए भी करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं या और किसी और सब्जेक्ट में करते हैं, किसी भी सोशल साइंस में करते हैं, आर्टिकल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जर्नल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और आपको खुद को आर्टिकल्स और जर्नल्स और एक्सपेरिमेंट आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है। तो हम धीरे धीरे ये चीज़ें समझेंगे कि एक एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक जो एप्लीकेशन वाली क्लास होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि जर्नल्स कहाँ पे मिलते हैं, किस तरीके से ढूंढे जाते हैं, उसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनमें हेडिंग्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लिखा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे।
पर आज के लिए हम लोग ये शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च है और साइंटिफिक रिसर्च के हमने 4 जो है सब गोल्स देखते हैं। प्राइमरी गोल हमने एक देखा था, थ्योरी बनाना है या फिर नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए थ्योरी डेवलप करना और एक्सप्लेन करना। पर 4 छोटे गोल सेकेंडरी गोल देखे थे हमने। क्या क्या थे वो, कौन बताएगा? बताओ 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 बताओ। नहीं पता? एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, ये 4 है ना। जो भी फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं उसको पहले एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आज का न्यूज़पेपर किसने पढ़ा है, ये बताओ सबसे पहले। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आज का? अरे किसने पढ़ा? प्राची आपने पढ़ा? नो सर, अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, आज का जो दैनिक भास्कर हिंदी न्यूज़पेपर है उसके अंदर 2 स्पेसिफिक रिसर्च के टॉपिक पब्लिश हुए हैं। शायद हमें ऑनलाइन मिल जाएगा तो हम देख लेते हैं। सर एक बार आप रिपीट कर दीजिए वो 4 सेकेंडरी गोल्स जो है आपको नोट्स पे भी मिल जाएगा। वो है एक्सप्लेन एनी फिनोमेना, ठीक है, अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट और कंट्रोल। ठीक है, हमने डिप्रेशन को लेके उसको समझा था, है ना। कौन दोहरा सकता है यही 4 चीजें? दोहराना है, जो मैंने बोला है वो आपको वापस बोलना है। so one is explain, second understand, predict and control. Predict and control. बिल्कुल बिल्कुल, गुड। हमें केवल फर्स्ट पेज चाहिए, हो सकता है फर्स्ट पेज आसानी से मिल जाए, जो मैं खोल के देख रहा हूँ। दिख रहा है आपको? न्यूज़पेपर दिख रहा है? न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ। Yes. तो पहला रिसर्च जो अभी पब्लिश हुआ है वो ये है कि बेटी की जो ख्वाहिश है, ठीक है, वो 3 दशक में 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। मतलब जो एक्सपेक्ट करने वाले थे चाइल्ड, जो बॉय चाइल्ड एक्सपेक्ट करने वाले थे उन लोगों की संख्या कम हुई है और फीमेल चाइल्ड एक्सपेक्ट करने वालों की संख्या बढ़ी है। एक आर्टिकल ये है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर है, साइड में ही है, फ्रंट पे ही है, कि 90% से ज्यादा भारतीयों ने मास्क न पहनने पर भारी जुर्माना लगाने के पक्ष में है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई स्टडी की उन्होंने, उसमें 88% लोग चाहते हैं कि सरकार मास्क लगाना अनिवार्य करे और 12% लोग चाहते हैं कि अनिवार्य ना करे। ठीक है, ये 2 रिसर्च है। ठीक है, अब रिसर्च फ्रूटफुल है या नहीं है वो चीजें हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि ये चीजें क्या क्या करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि बेटी चाहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग स्टेट्स में पहले क्या थी, उन्होंने पहले स्टडी की हुई थी, और अभी क्या है, अभी वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और पुराने को अभी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यदि पुराना नहीं भी होता तो भी आज का हम लोग कंपेयर कर सकते थे, या आज का हम लोग स्टेटस जान सकते थे कि अभी में चाइल्ड बर्थ में बच्चे, मतलब फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड चाहने की इच्छा किन किन लोगों में है। ठीक है, कितने % लोगों में है। ठीक है, तो वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, आज का करंट का स्टेटस, आज क्या है स्थिति। ठीक है, आज क्या हो रहा है। वैसे ही जो दूसरा मास्क वाला है उसमें भी आज की स्थिति देखी है।
ठीक है। हो सकता है 2 महीने बाद सिचुएशन अलग हो, क्राइटेरिया अलग हो, 88% जो चाह रहे हैं कि मास्क कंपलसरी कर दिया जाए, हो सकता है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। पर ये दोनों रिसर्च जो है वो आज का करंट का स्टेटस बताती हैं, मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम है उसको केवल करंट स्टेटस बताती है, ठीक है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. हाँ, करंट स्टेटस बताती है, इसका मतलब ये है कि यह आपकी जो प्रॉब्लम है, हम जो देख रहे थे, वो उसका फर्स्ट स्टेप है एक्सप्लेन करती है कि अभी की स्थिति क्या है या क्या हो रहा है, ठीक है। वो करंट सिनेरियो का एक स्नैपशॉट है, ठीक है, कि आज की स्थिति क्या है। और ये यूजुअली अलग अलग जरिए से सर्वे के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो कोई सी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी वस्तु का, किसी भी फिनोमिना का, ठीक है। तो यदि हम मास्क वाली प्रॉब्लम लें तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम उन्होंने स्टडी करी, इसी न्यूज़पेपर में उन्होंने कौन सी चीज़ स्टडी करी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। Yes, 88%. हाँ, 88% ये तो हाँ, ये तो रिजल्ट निकाल के आए, पर ये पहले उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि कितने परसेंट या कितने लोग मास्क पहनने के लिए मतलब मास्क को कंपलसरी करने के पक्ष में है, ठीक है। Yes. कितने परसेंट लोग या कितने प्रतिशत लोग मास्क पहनने या मास्क को अनिवार्य करने के पक्ष में। अब उनके दिमाग में ये था, ठीक है, क्वेश्चन। और उसके बाद उन्होंने स्टडी की, इसके अंदर भी कितने लोग बेटी चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब चाइल्ड के रूप में बेटी चाह रहे हैं, उसका उन्होंने सर्वे किया। तो एक करंट स्टेटस है, एक डिस्क्रिप्शन मतलब एक वर्णन है कि अभी आजकल की आज की स्थिति क्या है, करंट अफेयर्स क्या है और करंट स्टेटस क्या है, ये एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। ये जो हम 3 रिसर्च के टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों जो पढ़ रहे हैं इनको यूजुअली टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोला जाता है और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन भी बोला जाता है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, कि किस तरीके से किया जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, करंट स्टेटस, आज की जो कंडीशन है किसी भी चीज़ की, यदि हम कोरोना की बात कर रहे हैं या मास्क लगाने वालों की बात कर रहे हैं तो वो आज का स्टेटस है, हो सकता है 2 महीने बाद या 2 साल बाद इसका स्टेटस अलग हो जाए। डिस्क्रिप्शन में हम लोग और कौन सी स्टडी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और कौन सी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी कर सकते हैं ना। कोई भी इशू है जिसका हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, ठीक है, कि कितने लोग कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कितने परसेंट हैं या कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा अटेंड किया जा रहा है, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएंगे कि वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तात्कालिक स्थिति किसी भी प्रॉब्लम की या किसी भी चीज़ की करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। ये केवल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इससे साइंस को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। यदि हम थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू प्रॉपरली मतलब फॉलो नहीं किया जा सकता, हो नहीं सकता है। जैसे कि यदि मुझे पता करना हो कि यदि मास्क की ही बात चल रही है तो हम मास्क का यदि बोलेंगे कि या मास्क पहनने से कोरोना इन्फेक्शन कम होता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से पता चल सकता है,
Yes. बता कैसे चल सकता है? अगर हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल लेके उनके ऊपर रिसर्च करें, नोटिस करके कि कितने लोग जो मास्क पहन रहे हैं उनको नहीं हो रहा है, एंड जो लोग नहीं पहन रहे उनको किसने रेट तक हो रहा है। ठीक है, पर उसके अंदर जो सर्वे वाला जो है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे थे वो वाली रिसर्च नहीं हो जाएगी ना। हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्रुप लेंगे, ठीक है, जैसे हाँ, तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। एक को हम बोलेंगे कि आप मास्क पहनो, एक को बोलेंगे कि आप मास्क ना पहनो, ठीक है, और दोनों की बाकी सारी जो कंडीशन है वो सारी एक जैसी रहेंगी। तो वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं रह जाएगा, रिसर्च जरूर है, वो आगे आएगा कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पर या फिर कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर आ जाएगा, पर वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं रह जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर केवल छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन होते हैं। हो सकता है एक सिंगल केस की स्टडी भी हो सकती है, ठीक है, सिंगल केस की स्टडी हो सकती है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने मेमोरी के अंदर एक केस स्टडी पढ़ी थी, यदि आपको याद हो तो केस स्टडीज भी हो सकती है कि किसी एक स्पेसिफिक केस को आप लेते हैं, आप उसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और वही डिस्क्रिप्शन आगे जाके दूसरी चीजों में काम में आता है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉइड का रिसर्च, अब फ्रॉइड का रिसर्च एक पर्टिकुलर एक एक केस को इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। लिटिल हैंड्स का जो केस था, फ्रॉइड ने जो कवर किया था, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, वो एक सिंगल केस के बेसिस पे, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। पर वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है, ठीक है, कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसकी वजह से ही ये चीज हो रही थी, ठीक है। केवल आज की स्थिति बताने के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये हुआ, इस व्यक्ति को ये हुआ, ठीक है, इसके साथ ये चीज हुई, ये चीज हुई, ये चीज हुई, ये चीज हुई, ये बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। पर हम दो वेरिएबल्स या दो चीजों के बीच में संबंध नहीं बता सकते, और कॉज एंड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, एक सिंगल केस ले सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने सर्वे किया, ठीक है, साइंटिफिक ये न्यूज़पेपर के अंदर आया है, ये सारे सर्वे किए हुए हैं, है ना, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। और तीसरा जो टाइप बताते हैं वो बताते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यदि चाइल्ड साइकोलॉजी में अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि जो एग्रेशन वाले अपन ने पार्ट पढ़ा था, कि वो बोबो डॉल वाला जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर बच्चों को वीडियो दिखाए गए थे जिसमें दूसरे बच्चे उस बोबो डॉल के साथ में एक ग्रुप लिया था जो एग्रेशन शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, मार पीट रहे थे उसको, डॉल को, और एक में दिखाया था कि उस डॉल के साथ अच्छे से व्यवहार किया जा रहा था, अच्छे से खेल रहे थे, ठीक है ना। तो और ये सारी चीजें जो ऑब्जर्व की जा रही थी, ठीक है, वो एक रूम के अंदर ऑब्जर्व की जा रही थी, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, कि आपने एक कंट्रोल्ड सिचुएशन बनाई थी, एक्चुअल सिचुएशन बनाई थी, ठीक है, पर वो एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाएगा। पर यदि ये सारी चीजें, कि यदि हम प्रभाव देख रहे हैं कि कार्टून या गेम्स का प्रभाव देख रहे हैं बच्चों पर, तो यदि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको उनके एनवायरनमेंट में जा करके चुपचाप बैठ करके स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि
एनिमल स्टडीज जो होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं कि कौन सा एनिमल, मान लो चिंपैंजीज पे स्टडी हो रही है या फिर कोई से डॉग्स पे हो रही है, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीता पे हो रही है, ठीक है। yes, इन लोगों पे जो स्टडी ये लोग करने जाते हैं, कैमरा, बड़े बड़े कैमरे लेके जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं, मतलब इतने टाइम तक रुकते हैं कि वो एकदम नेचुरली बिहेव करने लगे एनिमल्स, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बैठा हुआ है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि वो भी उनके एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। जो बिल्कुल भी वो लोग उस मतलब जिससे ऑब्जर्वेशन, जिनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो लोग, उनसे बिल्कुल भी अटैच नहीं होते, बिल्कुल भी अलग रहते हैं, पर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए वो लोग कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। तो इस तरीके से उनके एक्चुअल जो बिहेवियर है, जो उनके एनवायरनमेंट में, उन चीजों का पता चलता है, ठीक है। यदि वही चीज यदि केज के अंदर की जाए, यदि चिंपैंजी को पिंजरे में लाकर वही एक्सपेरिमेंट किए जाए या वही चीजें ऑब्जर्व की जाए, तो उसका बिहेवियर नेचुरल एनवायरनमेंट के बजाय अलग होगा, क्योंकि वो वहां पे सेफ महसूस नहीं कर रहा है, वहां कुछ डिफरेंट महसूस कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उसका बिहेवियर बहुत अलग हो, थोड़ा अलग हो, पर यदि आप नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं तो एक्चुअल बिहेवियर आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन का काम करता है। ये भी हम बता रहे हैं कि ये एनिमल इस तरीके से किसी का प्रेइंग बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शिकार किस तरीके से करते हैं, मीटिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यदि और माइग्रेशन किस तरीके से, माइग्रेशन के भी बहुत सारे वीडियोस आपको, माइग्रेशन किस तरीके से करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाते हैं, कैसे ढूंढते हैं वो लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन यदि उनको चाहिए करना है तो ये कंट्रोल सेटिंग में, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में नहीं हो सकते हैं, वहां पर हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से हो सकते हैं। पर ये सारी चीजें केवल एक स्टेटस को डिस्क्राइब करती हैं, मतलब केवल बताती हैं कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है ये नहीं एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन जो है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी चीज को समझने के लिए कि वो किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है। इसको जानना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू मुश्किल होता है, इसलिए हम दूसरे मेथड्स यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अलावा दूसरे मेथड्स यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है और इसका दूसरी चीजों से संबंध क्या है, ठीक है। तो हम यदि दूसरा टाइप भी देखते हैं, ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंटल हम लोग कल देख लेंगे। दूसरा जो टाइप है कोरिलेशनल के अंदर बहुत ही सिंप्लीफाइड टास्क करते हैं, ठीक है। वो नेचुरलिस्टिक भी हो सकता है, वो एक्सपेरिमेंटल मतलब जो कंट्रोल कंडीशन में ज्यादातर होता है। यदि मुझे स्टडी करना है कि एक्सरसाइज का बॉडी वेट पर ह्यूमंस में, ठीक है, एक्सरसाइज का बॉडी वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, देखना है कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका वेट किस तरीके से चेंज होता है, जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं उनका वेट किस तरीके से मैनिपुलेट हो या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक्सरसाइज और बॉडी वेट, ठीक है, और इन दोनों का संबंध देख रहा हूँ, कोरिलेशन देख रहा हूँ कि ये बढ़ेगा, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ेगा तो क्या वेट बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। एक्सरसाइज का टाइम कम होगा तो वेट बढ़ेगा या कम होगा, ये रिलेशन मेरे को देखना है, ठीक है। ये रिलेशन एक कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसकी कोरिलेशन की बहुत सारी मेथड्स भी होती हैं, पर हम अभी बेसिकली ये देख रहे हैं कि एक चीज का प्रभाव, एक चीज यदि परिवर्तित हो रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ में परिवर्तित हो रही है या नहीं हो रही है। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे राखी रंजना, हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉज और इफेक्ट।
कारण और प्रभाव। हाँ, ठीक है, कारण और प्रभाव, ठीक है, कि एक चीज के कारण दूसरी चीज हो रही है, ये अभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कोरिलेशन के अंदर मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि एक्सरसाइज यदि व्यक्ति ज्यादा करता है तो उसका वजन कम होता है, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज का टाइम और वेट का लॉस, ठीक है, दोनों में कोरिलेशन जरूर है, पर साइंस के हिसाब से आप अभी भी सिद्ध नहीं कर सकते कि एक्सरसाइज के कारण ही वेट कम हो रहा है। यदि निकल के भी रिजल्ट भी आपके निकल के आ सकते हैं, तो भी आप ये नहीं बोलते हैं कि इसके कारण ये कम हो रहा है। एक्सरसाइज में टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के बाद भी वेट कम हो रहा है, उसके बाद भी हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसके वजन को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो लोग खाने पे भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, डाइट भी प्लान कर रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो, ठीक है। तो केवल एक्सरसाइज ज़्यादा करने से ही नहीं, हाई प्रोटीन डाइट का भी प्रभाव उसके वेट पर पड़ रहा है, पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के कारण ही वजन कम हो रहा है, ये भी हो सकता है कि उसकी डाइट के कारण भी वेट कम हो रहा हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे यदि 4-5 हम लोग कारण लेते हैं, तो हो सकता है कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, मतलब वेट का कम होना एक्सरसाइज के साथ कोरिलेटेड है, अच्छे से कोरिलेटेड है ना। और डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और वेट लॉस, ठीक है, ये भी अच्छे से कोरिलेटेड है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के कारण, दोनों हो सकता है दोनों के पीछे एक तीसरा और कारण हो, ठीक है। तो कोरिलेशन स्टडी ये नहीं बोलता है कि वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता है कि एक के कारण दूसरा हो रहा है, ये नहीं बताता है, ठीक है। कोरिलेशन केवल एक से दूसरे का संबंध बताता है। अब ये संबंध कैसे हो सकते हैं? 3 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। पहला रिलेशन ये हो सकता है कि एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी चीज भी उसके साथ साथ बढ़ रही हो, ठीक है। हम एग्जांपल देते हैं कि हाथ के नाखून बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ पैरों के नाखून भी बढ़ रहे हैं, है ना, दोनों चीजें बढ़ रहे हैं। एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी उसके कंपैरिजन में बढ़ रही है, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यदि एक चीज बढ़ रही है और उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज कम हो रही है, मतलब यदि पढ़ाई का टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाले में आ जाएगा कि पढ़ाई का टाइम यदि बढ़ रहा है तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले के अंदर क्या आ सकता है, कुछ आइडिया? से बारिश ज्यादा तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना। वही तो सेंटीमीटर्स ऑफ रेन यदि आपका बढ़ता है तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्सली कोरिलेशन है, ठीक है, इनवर्स कोरिलेशन है, उल्टा कोरिलेशन है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि दोनों में कोई भी संबंध नहीं हो, कि एक चीज कुछ भी चेंज हो रहा है, दूसरा भी रेंडमली चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो, कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता है पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन हो, ठीक है। मतलब एक नेगेटिव मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, हाँ, है ना। और पॉजिटिव का मतलब दोनों चीजें ऊपर जा रही हैं, ठीक है। और कोरिलेशन हमेशा दो ही चीजों के बीच में लगाता है, ठीक है, मतलब आप रिलेशन दो चीजों के बीच में ही देख सकते, 3-4 चीजों के बीच में नहीं देख सकते, ठीक है।
बाकी चीजें कल डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, है ना? यस यस चलिए ठीक है, थैंक यू।